जवाब में रहमत भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो कल अज़रा को क्या जवाब देगा। किस तरह बताएगा कि किसी ने हाथ की सफाई दिखाकर उसकी जेब खाली कर दी है। पैसों का बंदोबस्त तो किसी तरह करना ही होगा। सिर्फ घर के अखराजात का मामला होता तो वो कर्जदारों से माफ़ी तलाफ़ी करके 1 महीने की मोहलत बआसानी ले सकता था, मगर बच्चों की फ़ीस की रकम जो तकरीबन 350 बनती थी, उसका बंदोबस्त कहीं न कहीं से तो करना था। इसके अलावा घर के खर्च के लिए थोड़ी बहुत रकम सौदा सलफ़ के लिए अज़रा को भी देनी थी। एक बार तो उसके दिल में आई कि जी कड़ा करके बता दे कि उसकी जेब कट गई है, लेकिन उसे अज़रा की परेशानी का ख्याल लाहक था। चुनांचे बीवी से कुछ कहने का इरादा फ़िलहाल पसे पोस्ते डाल दिया गया। अज़रा को परेशानी में मुब्तला करने से बेहतर था कि वो तन्हा इस परेशानी को झेल जाता। वो मर्द था, कहीं ना कहीं हाथ पैर चलाकर कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही सकता था, लेकिन इसके बरक्स अज़रा सिर्फ परेशानी और हमदर्दी के 2 बोल कहने के सिवा और क्या कर सकती थी। ये तो फिर किसी सोच में गुम होगा। अज़रा ने संजीदगी से उसके चेहरे के तासरात पढ़ते हुए कहा, तुझे मेरी कसम, सच बता रहमते, आखिर क्या बात है जो तू बार बार ख्यालों में डूब जाता है? तेरा वहम है वरना झूठ बोले तो मेरा मरा मुंह देखे। वो तेज़ी से बोली, बच्चों की फ़ीस कब तक अदा करनी है? उसने बात का रुख बदलने की खातिर पूछा। 10 तारीख तक। लेकिन तुझे ये फ़ीस की इतनी फ़िक्र क्यों दामनगीर हो गई है? पूरे महीने के खर्च के बारे में सोच रहा था। इसमें सोचने की क्या बात है? क्या पहले मैंने दुख दर्द में तेरा साथ नहीं दिया? अज़रा ने बड़े प्यार से कहा। 2 वक़्त नहीं, 1 वक़्त रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। बस 1 महीने की ही तो बात है। अगर बच्चों की फ़ीस का मामला न होता तो मैं 10 ज़रूरतों का गला घोंट सकती थी। लेकिन तू ही सोच रहमते, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कल को पढ़ लिख कर वो खाने कमाने के काबिल होंगी तो तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। फिर हम ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी। बेफिक्री होगी तो मैं भी तमाम मोहल्लेदारों के सामने बाबर की बीवी की तरह शो मारती फिरूंगी। क्या ख्याल है तेरा? मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल गई? एक बार फिर बीवी की ज़ुबान से बाबर का नाम सुनकर वो इसके बारे में सोचने लगा। फिर यकलख्त उसके जहन में बाबर के साथ साथ रमज़ान का नाम उभर आया, जिसे उसके दोस्त राजपूत के नाम से जानते थे या राजू कहते थे। बाबर और राजू में बहुत गाढ़ी चिंती थी। इसके अलावा राजू मोहल्ले में सबसे पहले रहमत का ख्याल रखता था, शायद इसलिए कि वो दोनों पड़ोसी थे। कई मौक़ों पर वो पहले भी रहमत के काम आ चुका था। 4-6 घर छोड़कर उसका 2 मंजिला पक्का मकान था। इसकी आमदनी भी अच्छी खासी थी। शेर शाह में उसकी कबाड़ी की अच्छी खासी बड़ी दुकान थी। खाता पीता आदमी था तो कबाड़िया, लेकिन मोहल्ले के बेशतर लोग सिर्फ बंगले वालों को छोड़कर उसकी इज्जत करते थे, इसलिए कि वो सभी के आड़े वक्तों में काम आता था। रहमत 1 आध या उससे थोड़े बहुत रुपए कर्ज ले चुका था, जो उसने वादे के मुताबिक वक्त से पहले ही अदा कर दिए थे। अज़रा और राजू की बीवी गुलाबो भी एक दूसरे की हमजोलियाँ थीं। राजू का नाम जहन में उभरा तो उसके जहन का बोझ कदरे हल्का हो गया। कुछ देर वो कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गया। 5 बजे बच्चे स्कूल से आ गए तो अज़रा उनमें मसरूफ़ हो गई। रहमत लेटा आराम करता रहा। फिर 8 बजे उठा और राजू से मिलने चला गया। इत्तफाक से राजू उस वक़्त तन्हा ही मिल गया। कुछ देर पहले वो दुकान से लौटा था। गुलाबो ने उन दोनों के लिए सत्तू बनाया था। सत्तू पीने के बाद रहमत ने हिम्मत करके कहा, यार राजू, इस वक्त मैं तेरे पास एक ख़ास ज़रूरत से आया हूँ। खैरियत तो है? क्या वकील की लौंडिया नाजो ने फिर तुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी? राजू उसे किनखियों से देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा ख्याल है वो तुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती है। बड़े लोगों की लड़कियां बड़ी आज़ाद ख्याल होती हैं। क्या पता नाजो रानी का दिल भी तुझ पर आ गया हो और वो परेशान करने की खातिर छेड़छाड़ करती हो। वैसे एक बात तो है रहमते, नाजो है बड़ी ज़बरदस्त छोकरी। कार तो बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह उड़ाती है। बाप शहर का सबसे बड़ा वकील है, इसलिए उसे क्या फ़िक्र, जो दिल चाहे करती फिरे। अच्छा सच बता, क्या उसे देखकर तेरे मन में भी गुदगुदी होती है कि नहीं? राजू ने बड़ी राजदारी से पूछा। फिर हंस कर बोला, देख प्यारे, हमसे उड़ने की कोशिश न करना, अपन तो यारों के यार हैं। सच बता दूँ, रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख्याली पुलाव पकाने की आदत नहीं है। और फिर कहाँ नाजो और कहाँ मैं। ऐसा ना क्या मेरे यार, आजकल की फ़ैशन ज़्यादा लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। राजू ने बड़े फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा, 2-4 इश्क तो ये सिर्फ तफरीह के लिए फरमाती हैं, क्या पता नाजो के हक़ में तेरी लॉटरी भी निकल आए। रहमत ने कोई जवाब नहीं दिया, संजीदगी से मुस्कुरा दिया। अरे हाँ, तू किसी काम की बात कर रहा था? राजू बोला। क्या तेरे दफ्तर में कोई नीलाम शिलाम होने वाला है? गुलाबो और अज़रा में भी हम दोनों की तरह बहुत ज़्यादा मेल जोल है, इसलिए पहले वादा कर कि तू गुलाबो से कोई जिक्र नहीं करेगा।
नहीं करूँगा, राजू ने रहमत को गौर से देखते हुए कहा। ये तो अचानक इस कदर संजीदा क्यों हो गया है? खैर तो है? वही तो नहीं है। बात क्या है, खुलकर बता तो सही। वो मेरी जेब कट गई है। किसी ने बस में पूरी रकम पर हाथ साफ कर दिया है। कितनी रकम थी? पूरे महीने की तनख्वाह थी 3,300। एक नंबर का जलील था वो। साले ने सारा माल ही उड़ा लिया। पर तू मेरे होते हुए फिक्र क्यों करता है? बोल कितने की ज़रूरत है? 2,000 मिल जाते तो काम चल जाता। रहमत ने थूक निकलते हुए कहा। दरअसल इस बार अकबर और फरजाना की इम्तिहान की फ़ीस भी भरनी है, इसलिए। बस इतनी सी बात थी। मैं तो समझ रहा था कि नाजो ने तुझे अगवा करने की धमकी दे डाली है, राजू ने बड़ी लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। फिर कमीज़ उठाकर बुनियान की चोरी जेबों से नोटों की गड्डी बरामद की और 2,000 की रकम गिन कर रहमत के हवाले कर दी। एक बात और है, रहमत ने रुपए लेकर जेब में रखते हुए कहा। इस बार मैं पूरी रकम यकमुश्त नहीं लौटा सकूंगा, लेकिन वादा रहा कि 4-5 महीनों में पाई पाई चुका दूंगा। और सूद कितना अदा करेगा? राजू ने कदरे बुरा मानते हुए कहा। फिर बोला, तू रकम की फिक्र न कर रहमते, ये तो आनी जानी शय है। मेरी बात मान, तो किसी बुजुर्ग से मिलकर कोई ज़ोरदार तावीज़ हासिल करने की कोशिश कर। बुरा वक़्त किसी पर भी आ सकता है, लेकिन मुसीबत ने तो जैसे तेरा घर ही ताड़ लिया है। मुकद्दर की बात है राजू, रहमत ने सर्द आह भरकर जवाब दिया। जो किस्मत में होता है वो तो पूरा होता ही है। मुकद्दर के लिखे को कौन मिटा सकता है? और मुसीबत भुगतना तो मर्द का काम है। ये की है ना तूने मर्दों वाली बात। इंसान के हौसले बुलंद रहें तो बकौल अपने इकबाल के जंजीरें और शमशीरें और न जाने क्या क्या कट जाता है। और ईमान से मुझे अपनी भावज का ख्याल आता है। गुलाबो बता रही थी कि तेरी बीवी ने एक एक कौड़ी जमा करके अपनी फरजाना के जहेज़ के लिए अभी से तिनका जोड़ना शुरू किया था, और उन साले चोर उचक्कों ने इस पर भी हाथ साफ कर दिया। लेकिन तू परवाह न कर, तेरा यार राजू जिंदा है। फरजाना जैसी तेरी बच्ची वैसी ही मेरी भी है। मुझे तो कुदरत ने औलाद नहीं दी, लेकिन अगर जिंदा रहा तो अपनी फरजाना की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुश्मन देखते रह जाएंगे। मुझे तेरी दोस्ती पर बड़ा मान है राजू, और उस वक़्त तो तूने जो मेरी मदद की है, इसे तो मैं सारी ज़िंदगी फिर शुरू कर दी। तूने मेरे दिल फाड़ने वाली बात है। अच्छा यार है, दोस्त भी कहता है और फिर जलील भी करता है। ये बात नहीं है राजू, लेकिन इस लेकिन वेकिन को छोड़ और ये बता कि तूने चोरों के बारे में भी कुछ अता पता किया है या नहीं? राजू ने उसकी बात काटते हुए पूछा। फिर दाढ़ी खुजाते हुए बोला, मुझे तो ये सब घर के बेदी का चक्कर लगता है, वरना तेरे यहाँ भला चोरों का क्या काम? राजू, रहमत ने पहलू बदल कर कहा। एक बात पूछूं? फिर वही गैरों वाली बात की ना तूने? राजू तेजी से बोला। एक छोड़ 10 बातें बिला तकल्लुफ़ पूछ, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? पहले वादा कर कि तू वो बात अपने सीने में दफन रखेगा। कोई ख़ास बात है? हाँ, ख़ास भी और बहुत अहम भी। फिर रहने दे। राजू ने पेट पर हाथ फेरा। मैं पेट का ज़रा हल्का हूँ। बात ज़्यादा गंभीर हो तो साली पचती नहीं, कहीं ना कहीं ज़ुबान से फिसल कर निकल जाती है। बाबर कई दिनों से नज़र नहीं आया। रहमत ने बात घुमाते हुए पूछा। लगा होगा अपने काम धंधे में। राजू ने इस बार राजदारी से मदम लहजे में जवाब दिया। बड़े बड़े धंधे फैला रखे हैं इसने। किसी दिन लपेट में आ गया तो सारा खाया पिया एक ही झटके में निकल जाएगा। मैं समझा नहीं। रहमत ने धड़कते हुए दिल से पूछा। क्या धंधे पाल रखे हैं इसने? राजू जवाब न दे सका, इसलिए कि इसी लम्हे बाबर ने बैठक में कदम रखा था। रहमत को देखकर बाबर की निगाहों में वैसी चमक ओत कराई थी जैसे किसी शिकार को देखकर शिकारी की नज़रों में उभरती है। बाबर की निगाहों में उभरने वाली पुरस्कार चमक एक लम्हे को बरकरार रही, फिर ज़ायल हो गई। उसने बड़ी जल्दी अपने चेहरे के तासुरात में नुमाया तब्दीली पैदा कर ली, लेकिन रहमत को वो चमक बेमायनी नहीं लगी थी। उसका जहन एक बार फिर बाबर को इस गिरोह से मुतल्लिक समझने पर बजिद हो रहा था, जिसने उसकी बेटी का जहेज़ और बीवी के सुहाग की निशानियों पर डाका डाला था। क्या बात है राजू? बाबर ने बारी बारी रहमत और राजू को देखते हुए सपाट लहजे में कहा। इधर तो कोई मीटिंग शीटिंग हो रही है। खैर तो है, बस तेरी कमी थी सो तू आ भी टपका। राजू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तू सुना रहमते, तेरा क्या हवाल है? आज बड़े दिनों बाद तेरे दर्शन हो रहे हैं। बाबर ने बराह रास्त रहमत से कहा। ऐसा भी क्या कि एक मोहल्ले में होते हुए भी हफ्ता भर मुलाकात न हो? आजकल मुसीबतों ने घर देख लिया है गरीब का। राजू ने वजाहत की। इसी में उलझा हुआ है। बात क्या है आखिर, मैं भी तो सुनूं? बाबर ने संजीदगी से पूछा। बुरा वक़्त कभी कहकर नहीं आता बाबर, रहमत ने मदम लहजे में कहा। कुछ दिनों पहले चोरों ने घर का तमाम असासा लूट लिया और आज क्या हुआ?
आज किसी ने बेचारे की जेब साफ कर दी। राजू ने कहा, अपने लायक कोई खिदमत हो तो बता, ऐसे आड़े वक्तों में यार दोस्ती काम आते हैं। बाबर ने रहमत को मुखातिब किया, अगर तेरा किसी पर शुबा हो तो वह भी बता दे, बाबर उसे समंदर की तह से ढूंढ निकालेगा। अच्छा, राजू ने मुस्कुरा कर कहा, तैरना आ गया तुझे? जैसा देश वैसा भेष, बाबर ने लापरवाही से शाने उचकाते हुए जवाब दिया। हम तो हवा का रुख देखकर रास्ता बदलते रहने के आदी हैं। रहा तैरने का सवाल तो समंदर में गोता लगाए बगैर मोती नहीं मिला करती। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर तू ठहरा कबाड़ी, पुराना माल सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों ज़रूरतमंदों को घुसेड़ देता है। बस तुझे तो यही एक धंधा आता है, और तूने कितने धंधे फैला रखे हैं। राजू का लहजा इस बार मायने खेज था। एक दो हो तो बताऊं, यहाँ तो दिन रात धंधों के जाल में उलझा रहता हूँ। बाबर ने भी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तो कहता हूँ कि अब भी वक़्त है बाबर जानी। राजू ने मशवरा पेश किया, किसी एक धंधे से याराना कर ले। जो लोग चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं वो कभी कभी औंधे मुँह चकरा कर गिर भी जाते हैं। तूने बस एक ही कारोबार किया है, इसलिए तू नहीं समझ सकता कि दुनिया बहुत बड़ी जगह है। यहाँ कदम कदम पर लाखों का कारोबार सुबह शाम चलता है। बाबर ने कहा, फिर रहमत की तरफ देखकर बोला, ये रोनी सूरत बनाकर और हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा प्यारे। मेरी मान तू मुलाजमत के अलावा कोई और कारोबार भी देख ले, और नीली छतरी वाले पर नज़र रख, वो जब देने पर आता है तो छप्पड़ पाड़ कर देता है। अच्छा ये बता, पिएगा क्या? राजू ने पूछा। फिर आवाज़ लगाकर गुलाबों को गर्मा गर्म चाय बनाने का हुक्म सुना दिया। रहमत खामोश बैठा बाबर के बारे में सोच रहा था। वो भी पिस्ता कद था, उसका चेहरा भी गोल था, और उसकी आंखों में भी जंगली चीते जैसी चमक मौजूद थी, और ये सारी अलामतें वो ढाटा बांधे हुए चोर में भी देख चुका था। फिर बाबर की गुफ्तगू भी उसे कुछ मशकूक लग रही थी। तू कहाँ गुम हो गया रहमते? बाबर ने उसके चेहरे के बदलते तासुरात को महसूस करते हुए कहा, कब तक चोरी और जेब कुतरे जाने का शौक बनाता फिरेगा? मुझे कुल 1700 रुपये मिलते हैं, लेकिन कैसी बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे सचमुच तेरे ऊपर रश्क आता है। रहमत ने कदरे संजीदगी और टटोलने वाली नज़रों से बाबर को घूरते हुए कहा, मेरा तो 3,500 में भी बमुश्किल गुजारा होता है, और तू मेरा जैसा बनना है तो इसी राजू की बैठक में शागिर्दी का ऐलान कर दे। बस एक पगड़ी और 2 सेर लड्डू का खर्च है, फिर मेरा चेला बनने के बाद तुझे कोई फिक्र नहीं सताएगी। बोल, मंजूर है? तू क्या करेगा रहमते के साथ? राजू ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। जिंदा रहने का गुर सिखा दूंगा। बाबर ने यूं ही मूंछों पर ताव देने वाला अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मेरी मिसाल तेरे सामने है। यकीन नहीं आता तो दफ्तर जाकर टीबी के मरीज़ जैसे कैशियर से पता कर ले कि मुझे 1700 से एक कोड़ी भी ज़्यादा नहीं मिलती। तू ये सोच, भला 1700 में बाबर बादशाह का गुजारा कैसे हो सकता है? इतनी हकीर रकम तो मैं सिर्फ अपनी मलका या गुलनार बेगम पर सदका निछावर कर देता हूँ। तेरे पूरे महीने के अखराजात भला कितने होंगे? रहमत ने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। कभी इतना हिसाब किताब करने की फुर्सत नहीं मिली। बाबर ने बदस्तूर बादशाहों जैसे लहजे में लापरवाही से कहा, वैसे मेरा ख्याल है कि 7-8 हज़ार तो ज़रूर उठ जाते होंगे। और इतनी रकम आती कहाँ से है? रहमत ने धड़कते हुए दिल से पूछा। छप्पर पाड़ कर बाबर मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया। राजू का ख्याल ठीक ही है। मैंने चारों तरफ हाथ पैर फैला रखे हैं। बस ये समझ ले कि मैंने मकड़ी का जाला तान रखा है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई मक्खी मच्छर फंस जाता है। मैंने तो सुना है तू रिश्वत भी लेता है। राजू ने दबी जुबान में दरियाफ्त किया। ठीक सुना है तूने? बाबर ने शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से जवाब दिया। पर कसम ले ले, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जिसकी जो मर्जी आती है खुद नजराना समझ कर दे जाता है, और ये अपनी जेब से देते भी कब हैं। लाखों का फ़ायदा होता है जब 1500 रुपये की रकम ढीली कर जाते हैं। तू चाहे इसे रिश्वत ही समझ ले, लेकिन मैं तो इसे हमेशा मेहनत की उजरत समझता हूँ। फ़ाइलों और कागज़ों में हेरा फेरी करना भी हर आदमी के बस की बात नहीं होती प्यारे। ये भी बड़ा जान जोखों का काम होता है। और अगर किसी दिन तंबू हो गया तो? राजू ने सवाल किया। मर गए तंबू करने वाले? बाबर ने लापरवाही से जवाब दिया। ये तो पूरा समंदरी निज़ाम है प्यारे। छोटी बड़ी तमाम मछलियों को इनकी खुराक मिलती है। अगर खुराक बंद हो जाए तो समंदर भी 2 दिन में आबी जानवरों से खुश्क हो जाएगा। तू तो बिल्कुल फ़लसफियों जैसी बातें करने लगा है। रहमत ने संजीदगी से कहा। कहाँ से सीखी हैं ये बातें? उसी दुनिया से। यूँ समझ ले कि ये दुनिया भी एक मदरसा है, जहाँ सिर्फ वही तालिब इल्म कामयाब होता है जो जहानत से काम ले। गुलाबो चाय बना कर लाई तो सब चाय पीने लगी। चाय के साथ साथ उनके दरमियान दोस्ताना बातें भी बड़ी बेतकल्फ़ी से चलती रहीं। फिर बाबर ने रहमत को मुखातिब किया।
मुझे तेरे साथ हमदर्दी है रहमते कि बुरे वक़्त ने तेरा घर देख लिया है। चोरी और जेब कटने की वारदात ने तो गरीब की कमर ही तोड़ दी है। राजू ने भी इजहार हमदर्दी किया। जेब तो आजकल नाई धोबी भी काटने लगे हैं। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। पेट का ईंधन तो कहीं न कहीं से हासिल करना ही पड़ता है। अब रहा चोरी का सवाल, तो इसमें हो सकता है कि मैं तेरे किसी काम आ जाऊँ। तू रहमत चौका, तू भला किस काम आएगा, ये सोचना मेरा काम है। तू सिर्फ इतना बता दे कि तेरा शुबा किस पर है। मेरा शुबा तो, रहमत बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया। इसकी नज़रें बाबर पर जमी रहीं। तूने किसी न किसी का चेहरा तो ज़रूर देखा होगा, बाबर ने तेज़ी से कहा। चोरी करने वाले बुर्का ओढ़कर तो नहीं आए होंगे। उन्होंने चेहरों पर ढाटे कस रखे थे। रहमत के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। कोई ऐसी निशानी भी तो तूने नोट की होगी जिससे चोरों को पहचाना जा सके। बाबर ने किसी माहिर सुराग रसा की तरह पूछा। कोई ऐसी ख़ास बात जो उनकी निशानदेही कर सके। उनमें से एक पिस्ता कद था, बिल्कुल तेरी कदोकामत का। रहमत ने थूक निकल कर कहा, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी, शायद इसलिए कि बोलने से उसे पहचान लिए जाने का ख़तरा लाहक था। मैंने कई बार उसे मुखातिब किया, लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उसके दूसरे साथी ने कहा था कि वो गूंगा है। गूंगा? बाबर ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे कोई अहम बात याद आ गई हो। वो तादाद में कुल कितने थे? उसने तेज़ी से पूछा। 4, रहमत ने कहा। पिस्ताकत वाले और उसके साथी ने मेरे और बीवी के ऊपर रिवाल्वर तान रखे थे और उनके बाकी साथी सामान इकट्ठा कर रहे थे। पूरी चंडाल चौकड़ी थी गोया, बाबर ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। और कोई ऐसी ख़ास निशानी, मसलन बालों की बनावट या चेहरे के खुले हिस्सों में कोई याद रह जाने वाली अलामत हैं? रहमत ने सोचते हुए जवाब दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तुम्हारे कदोकामत वाले शख्स ने आखिरी वक्त तक कोई बात नहीं की। तुम्हारा शुबा कहीं मेरे ऊपर तो नहीं? बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि तुमने इसलिए ज़ुबान बंद रखी हो कि बोलने से तुम्हारी शनाख्त हो जाती। राजू ने अज़रात तमस्खर कहा। अगर वो पिस्ताकत आदमी वाकई गूंगा था तो फिर वो एक ही शख्स हो सकता है। बाबर ने यकलख्त गहरी संजीदगी से कहा। और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है मैं चोरी का सामान वापस दिलाने में कुछ मदद कर सकूं। क्या मतलब? राजू ने चौंक कर पूछा। क्या तुम किसी पिस्ताकत गूंगे से वाकिफ़ हो? हाँ, बाबर बदस्तूर संजीदा हुआ। कौन है वो? इंतहाई सफ़ाक और बेरहम, जो इंसानों के खून की होली खेलने का आदी है। उसे ख़ास मौक़ों पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पकड़े जाने की सूरत में वो पुलिस के सामने भी ज़ुबान न खोले। गोया तुम उस गूंगे के बकिया 3 साथियों से भी वाकिफ़ हो? रहमत ने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। नहीं, मैं सिर्फ गूंगे के नाम से वाकिफ़ हूँ, बाबर ने होंठ चबाकर फ़िज़ा में घूरते हुए कहा। फिर बराह रास्त रहमत से बोला, तुम्हें राजू के सामने ज़ुबान देनी होगी। अगर मैं तुम्हारा चोरी शुदा सामान दिलाने में कामयाब हो गया तो इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखोगे। मेरा मतलब है कि पुलिस और थाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है और मेरी मौत भी यकीनन बड़ी इबरतनाक साबित होगी। राजू और रहमत बाबर को घूर रहे थे और बाबर किसी गहरी सोच में गर्क था।